हेलो एवरीवन, आई एम शालिनी सिंह एंड वेलकम टू माय चैनल। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं NIOS क्लास 12th की होम साइंस का 5th चैप्टर जिसका नाम है मील प्लानिंग। इस चैप्टर का एक पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है, जिसमें हमने पढ़ा था कि फूड ग्रुप्स कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो मील प्लानिंग को अफेक्ट करते हैं। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है कि कैसे आप फैमिली मील में मॉडिफिकेशन कर सकते हो डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग, डिफरेंट एज के अकॉर्डिंग। कि अगर आपकी फैमिली में बहुत सारे एज ग्रुप वाले लोग रहते हैं तो उनके अकॉर्डिंग आप कैसे नॉर्मल मील में परिवर्तन कर सकते हो। तो ये रहा हमारा टॉपिक जिसका नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ फैमिली मील्स फॉर वेरियस एज ग्रुप्स। तो आपको पता है मील प्लानिंग क्या है, एक आर्ट भी है और साइंस भी है। व्हाट इज़ टू बी कुक्ड इज़ डिसाइडेड बाय द होम मेकर फ्रॉम द अवेलेबल फूड आइटम्स। तो जो भी फूड आइटम्स अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे होम मेकर ये डिसाइड करती हैं कि क्या खाना बनाना है। बट द मील प्लानिंग इज़ अफेक्टेड बाय वेरियस फैक्टर्स। लेकिन मील प्लानिंग जो है बहुत सारे फैक्टर से अफेक्टेड होती है, जिसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया पिछले वीडियो में। अब ये जो फैक्टर है ना, ये वेरी करते हैं फैमिली टू फैमिली। ये फैक्टर्स हर फैमिली में सेम फैक्टर्स नहीं होते जो कि मील को अफेक्ट करते हैं, लेकिन लगभग लगभग यही सारे फैक्टर्स होते हैं। डू यू रिमेंबर वॉट यू हैड फॉर लंच? क्या आपको याद है आपने लंच में क्या खाया था? तो जनरली हम क्या खाते हैं, चपाती, दाल, राइस, वेजिटेबल्स, सैलड, कर्ड और कभी कभी फ्रूट्स या स्वीट्स भी खा लेते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं? इसको हम बैलेंस्ड मील बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आपको पता है? यस, क्यों? क्योंकि इट हैज़ फूड आइटम्स फ्रॉम ऑल द फूड ग्रुप्स। तो सभी फूड ग्रुप्स से जो भी फूड आइटम है वो सारे आपके लंच में हैं। ठीक है, क्या है देखो, आपके जो पहला फूड ग्रुप था क्या, सीरियल्स वाला, उसमें से चपाती है। दूसरा था लेग्यूम्स का, तो उसमें से दाल है। ठीक है, राइस भी पहले फूड ग्रुप से है। उसके बाद तीसरा फूड ग्रुप्स किसका था? फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का, तो यहाँ पे वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। तीसरा जो फोर्थ फूड ग्रुप था वो किसका था? मिल्क, मीट और उनसे बने प्रोडक्ट का, तो यहाँ पे देखो मिल्क वाला कर्ड भी है। इसके अलावा जो फिफ्थ फूड ग्रुप था वो किसका था? फैट और स्वीट्स का, तो यहाँ पे देखो स्वीट्स भी हैं। तो इस तरह से पांचों फूड ग्रुप को यहाँ पे शामिल किया गया है, इसीलिए इसको हम बैलेंस्ड डाइट बोलेंगे, बैलेंस्ड मील बोलेंगे। दिस मील प्रोवाइड ऑल द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स सच एज एनर्जी, प्रोटीन, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। तो जितने भी इसेंशियल पोषक तत्व हैं वो सारे इस मील से मिल जाते हैं। द न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट of all the family members can be met by varying the quantity of food item and by combination of food। तो फूड आइटम्स की डिफरेंट क्वांटिटी और कॉम्बिनेशन के हिसाब से हम क्या कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। इंक्लूड फूड आइटम्स फ्रॉम डिफरेंट फूड ग्रुप टू गेट वेराइटी एंड मैक्सिमम न्यूट्रिएंट्स। और इससे क्या होगा, देखो आपको सिर्फ न्यूट्रिएंट्स ही नहीं मिलेंगे अगर आप डिफरेंट फूड ग्रुप्स को अपने मील में शामिल कर रहे हो, तो आपको एक वेराइटी भी मिलेगी। खाना देखने में अच्छा लगेगा, खाने में भी टेस्टी लगेगा, क्योंकि वेराइटी है, बहुत ज़्यादा फूड आपको देखने को मिलेंगे, कलर भी बहुत सारा देखने को मिलेगा। Consider a family having member of various age groups, that is parents, grandparents, a school going child and an adolescent girl। मान लो एक फैमिली है जिसमें वेरियस एज ग्रुप के लोग हैं। एक स्कूल जाने वाला बच्चा है, एक अडोलसेंट लड़की है, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं। तो आपको पता है कि इनकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स क्या होंगी, अलग अलग होगी। तो इनके लिए आप कुछ ऐसा फूड बनाओगे जो कि सभी मेंबर्स की न्यूट्रिशनल नीड्स को क्या कर सके, पूरा कर सके। ठीक है, तो देखो यहाँ पे लिखा है कि विल यू कुक स्पेशली फॉर ईच मेंबर्स अकॉर्डिंग टू इंडिविजुअल न्यूट्रिशनल नीड्स और कुक अ कॉमन मील एंड सर्व अकॉर्डिंग टू द वेरियस न्यूट्रिशनल नीड्स। आप क्या करोगे, क्या सबकी न्यूट्रिशनल नीड अलग अलग है तो उसके हिसाब से सबके लिए अलग खाना बनाओगे, या फिर कॉमन मील बना के उसमें थोड़ा सा न्यूट्रिशनल चेंज कर दोगे और उसको सर्व करोगे? तो आप ये दूसरा वाला जो चीज़ है ना वही करना पसंद करोगे। कोई भी हर मेंबर की पसंद के हिसाब से अलग अलग खाना नहीं बना सकता, इससे पैसे भी खर्च होंगे, एनर्जी भी वेस्ट होगी और टाइम भी वेस्ट होगा। तो देखो सेकेंड अल्टरनेटिव पे आप जाओगे, व्हाट आर यू डूइंग हियर, यहाँ पे आप क्या करोगे, यू आर मॉडिफाइंग द सेम मील। जो सेम कॉमन मील है उसको क्या करोगे, मॉडिफाई करोगे मेंबर्स की नीड्स के हिसाब से।
तो इसी को क्या बोलते हैं, डाइट मॉडिफिकेशन बोलते हैं। दिस कैन बी अचीव थ्रू 2 मेथड्स। तो 2 मेथड से डाइट मॉडिफिकेशन किया जा सकता है। तो पहला मेथड है थ्रू मॉडिफिकेशन इन द डाइट। आप डाइट में क्या कर दो, मॉडिफिकेशन कर दो, ठीक है। डाइट मॉडिफिकेशन मीन्स सर्विंग द मील कुक्ड फॉर द फैमिली टू एनी मेंबर आफ्टर वेरिंग इट इन क्वांटिटी, क्वालिटी एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, जो आप डाइट में मॉडिफिकेशन कर रहे हो तो इसमें क्या कर सकते हो, क्वांटिटी, क्वालिटी और फ्रिक्वेंसी ऑफ ईटिंग में बदलाव करते हो। मतलब उसकी जो खाने की फ्रिक्वेंसी है उसको चेंज करते हो सकता है छोटा बच्चा थोड़ा थोड़ा बार बार खाए, और जो एडल्ट होंगे वो एक ही साथ ज़्यादा खाएंगे। बूढ़े लोग भी हो सकता है थोड़ी थोड़ी देर पे कम कम फूड लें। तो पहला है क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। डाइट में आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटेटिव मॉडिफिकेशन कर सकते हो, मतलब क्वांटिटी चेंज कर सकते हो एज के हिसाब से। इस तरह का जो मॉडिफिकेशन होता है उसमें डाइट की क्वांटिटी बढ़ा या घटा दी जाती है, ठीक है। इसमें एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग, और अगर पर्सन को कोई बीमारी है तो उसकी फिजिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, पर्सन की डाइट की क्वांटिटी को चेंज करते हैं, ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ टाइम कि कितनी बार मील लिया जा रहा है उसको भी चेंज करते हैं। साथ ही साथ अगर ज़रूरत पड़े तो खाने का साइज़ भी चेंज करते हैं, ज़्यादा या कम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, pregnant women, sick people or older person need to eat smaller meals but at shorter intervals. That is, they may need 6 to 8 meals instead of 4 meals a day. देखो जनरली कॉमन जो लोग होते हैं वो 4 बार खाते हैं एक दिन में, ठीक है। लेकिन अगर कोई विमेन प्रेग्नेंट है और अगर कोई सिक पर्सन है या ओल्डर पर्सन है तो इनको थोड़ा थोड़ा खाना है, लेकिन दिन में कई बार खाना है, ठीक है। छोटे छोटे इंटरवल्स पे खाना है, 6 से 8 बार कम से कम इन लोग को खाना है। लेकिन अगर हम एडोलसेंट बॉय की बात करें तो ये लोग लार्जर पोर्शन खाते हैं, मतलब ज़्यादा खाना खाते हैं और ऐसा खाना खाते हैं जो थोड़ा हैवी हो, एंड ऑल्सो मोर फ्रिक्वेंट मील्स टू मीट देयर न्यूट्रिशनल नीड। मतलब ये लोग जल्दी जल्दी भी खाते हैं और ज़्यादा भी खाते हैं, ठीक है। पर्सन हु आर डाइटिंग आर एडवाइज टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ फूड ईटन एट ईच मील। और जो पर्सन डाइटिंग पे होते हैं उनको कई बार खाने को तो कहा जाता है, लेकिन जो अमाउंट है वो खाने का क्या हो जाता है, कम हो जाता है। दिस विल फोर्स द बॉडी टू यूज स्टोर्ड रिजर्व्स विच विल हेल्प इन रिड्यूसिंग बॉडी वेट। तो इस तरह से अगर आदमी कम कम खाएगा, कई बार खाएगा, तो इससे क्या होगा, जो बॉडी के स्टोर्ड है, जैसे आप क्या करते हो, कुछ न्यूट्रिएंट को स्टोर भी तो करते हो ना बॉडी में, तो वो जो स्टोर्ड है वो क्या होने लगते हैं, उसको बॉडी यूज़ करने लगती है और बॉडी वेट जो है वो घटने लगता है। सेकेंड है क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। अभी हमने क्वांटिटी को मॉडिफाई करना सीखा, अब हम सीखेंगे कि कैसे मील की क्वालिटी को चेंज किया जाता है। इसमें मील के न्यूट्रिएंट्स को चेंज किया जाता है, मील की कंसिस्टेंसी को चेंज किया जाता है। मील अगर गाढ़ा है तो उसको पतला किया जाता है, पतला है तो गाढ़ा किया जाता है, फ्लेवर चेंज किया जाता है। साथ ही साथ जो स्पाइसेस मिलाए जा रहे हैं उसके अमाउंट में भी चेंज होता है, और जो फाइबर कंटेंट है डाइट का तो उसको भी कम ज़्यादा किया जाता है नीड के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल, द इंक्रीज प्रोटीन रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट वुमेन कैन बी मेड बाई इंक्रीजिंग द क्वान्टिटी ऑफ प्रोटीन रिच फूड इन हर डाइट। तो अगर किसी प्रेग्नेंट वुमेन के अंदर प्रोटीन की कमी है और उसको प्रोटीन देना है तो हमें उसको ऐसी डाइट देनी पड़ेगी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो। तो ऐसी सिचुएशन में हमें न्यूट्रिएंट्स की क्वालिटी जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है वो क्वालिटी क्या करनी पड़ेगी, बढ़ानी पड़ेगी, ठीक है। प्रोटीन को ज़्यादा देना पड़ेगा। यू मस्ट हैव सीन मदर्स टेकिंग आउट सम बॉइल्ड दाल in a separate bowl, mashing it and feeding it to babies between the age of 6 months to 1 year। आपने कई बार ये भी देखा होगा कि जो माएँ होती हैं वो अपने 6 महीने से 1 साल तक के बच्चे को क्या करती हैं, अलग से दाल निकाल के रखती हैं और उनको खिलाती हैं थोड़ा सा मैश करके। दाल डज नॉट कंटेन एनी स्पाइसेस एक्सेप्ट सॉल्ट एंड टर्मरिक। तो ये ऐसी दाल होती है जिसमें कोई मसाला नहीं होता, इसमें सिर्फ नमक और हल्दी होता है। स्लाइटली ओल्डर चिल्ड्रन आर फेड वेल कुकड एंड मैश्ड खिचड़ी। और जब थोड़े से बड़े हो जाते हैं, 1 साल से बड़े बच्चे होते हैं, तो उनको क्या दिया जाता है, मैश्ड फूड दिया जाता है, खिचड़ी वगैरह दिया जाता है, ताकि वो उनको आसानी से पच पाए, क्योंकि अभी उनका डाइजेस्टिव सिस्टम उतने अच्छे से काम नहीं कर रहा होता है। ओल्डर पीपल नीड अ डाइट सॉफ्ट इन कंसिस्टेंसी एंड लेस स्पाइसी। उसी तरह अगर ओल्डर पीपल है तो उनको कैसी डाइट दी जाती है, जो थोड़ी सॉफ्ट हो, जिसको वो आसानी से चबा पाएँ, और जो
थोड़ा सा कम स्पाइसी हो। दिस इज़ अ क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन ऑफ डाइट। और इसको क्या कहते हैं, इसको क्वालिटेटिव मॉडिफिकेशन कहते हैं। तो इसमें हम क्वालिटी में बदलाव करते हैं, क्वांटिटी या मात्रा में किसी तरह का बदलाव नहीं होता है, ठीक है। थर्ड है मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी में चेंज किया जाता है। व्हाट वुड यू सजेस्ट टू अ पर्सन हुज रिक्वायरमेंट आर इंक्रीज्ड बट दे आर नॉट एबल टू increase the quantity of food in the original meals। तो ऐसे लोगों को आप क्या सजेशन दोगे जिनका जो है न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो बढ़ गया है, जो फूड की रिक्वायरमेंट है वो तो ज़्यादा हो गई है, लेकिन उनका जो क्वांटिटी है फूड का उसको वो बढ़ाना नहीं चाहते, मतलब खाने को ज़्यादा नहीं करना चाहते। तो इस तरह के लोगों को क्या सजेशन दिया जाता है, यू विल सजेस्ट एन इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ़ मील्स। तो यहाँ पे मील्स की क्वांटिटी नहीं बढ़ाई जाएगी, नंबर ऑफ़ मील्स को क्या कर दिया जाएगा, बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। इसमें का मतलब ये है कि अगर वो जो मेन मील खा रहे हैं, मेन मील हम 4 ही बार खाते हैं ना, तो बीच बीच में वो लोग क्या कर लें, कुछ एक्स्ट्रा खा लें, जिससे उनका जो है फ्रीक्वेंसी बढ़ भी जाए, मतलब उनको जो है ओरिजिनल मील तो वैसा का वैसा रहे, लेकिन उनको कुछ एक्स्ट्रा जो उनकी रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती रहे। दिस इज़ डाइट मॉडिफिकेशन इन टर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो इस तरह की मॉडिफिकेशन को फ्रीक्वेंसी वाली मॉडिफिकेशन कहा जाता है, जब मेन मील के बीच बीच में इंसान कुछ और भी खाने लगता है। अब यहाँ पे हमने ये पहला टाइप का पढ़ लिया जिसमें हम क्या कर रहे थे, डाइट को मॉडिफाई कर रहे थे, ठीक। अब इसके बाद यहाँ पे है थ्रू फूड एक्सचेंज मेथड। अब यहाँ पे हम जो ओरिजिनल डाइट है उसको मॉडिफाई नहीं कर रहे हैं, पूरा का पूरा फूड ही हम क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे दूसरे फूड के साथ। If you are modifying the same meal for different family member, then how will you decide on how much of one item is equivalent to another one? तो अगर आप सेम मील को चेंज करना चाह रहे हो, डिफरेंट फैमिली मेम्बर को देना चाह रहे हो, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि एक आइटम का इक्विवेलेंट कौन सा दूसरा आइटम होगा? तो इसी के लिए फूड ग्रुप जो होते हैं ना वो काम आते हैं। फूड ग्रुप में से हम किसी एक को भी हटा के उसकी जगह पे दूसरे को ले सकते हैं, मतलब सेम फूड ग्रुप में से हम किसी एक फूड को हटा के उसकी जगह दूसरे को ले सकते हैं, पर्सन की पसंद के हिसाब से, उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, ठीक है। रिक्वायरमेंट मतलब न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट तो सेम रहेगी, टेस्ट के हिसाब से, ठीक है। If you are not sure about how to go about exchanging one food item with an other in the correct proportion, then you may not be able to fulfill everyone's requirement correctly। तो अगर आपको नहीं पता है कि कैसे एक फूड आइटम की जगह पे दूसरा फूड आइटम रखना है, कैसे फूड आइटम को एक्सचेंज करना है, तो आप फिर हर किसी की रिक्वायरमेंट को पूरी तरह से पूरा नहीं कर पाओगे, सही से पूरा नहीं कर पाओगे। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर एक्सचेंजिंग मिल्क विथ एग, देन यू शुड नो हाउ मच ऑफ मिल्क इज़ इक्विवेलेंट टू वन एग, और इफ़ वन डज नॉट वॉन्ट टू ईट एग, इन केस हाउ मच ऑफ पल्सेस शुड बी गिवन इंस्टेड। तो अगर आप किसी पर्सन को मिल्क की जगह पे एग दे रहे हो, तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अंडे के बराबर कितना दूध होएगा, तभी तो वो दोनों की जो न्यूट्रिशनल क्वांटिटी है वो सेम हो पाएगी। और अगर मान लो कोई पर्सन एग भी नहीं खाना चाहता, तो फिर दूध की कमी पूरी करने के लिए उसको दालें देनी होगी। तो कितनी दाल कितने दूध के बराबर होगी, मतलब कितना ऐसा होना चाहिए कि उसकी न्यूट्रिशनल डिमांड जितनी दूध से पूरी हो रही है उतनी दाल से भी पूरी हो। इसी को कहेंगे हम कि हमने फूड को अच्छे से एक्सचेंज किया है। अगर न्यूट्रिशनल डिमांड पूरी नहीं हो पा रही अच्छे से, तो फूड एक्सचेंज भी अच्छा नहीं माना जाएगा। फूड एक्सचेंजेस हेल्प यू टू मॉडिफाई द डाइट फॉर एन इंडिविजुअल अकॉर्डिंग टू नीड्स, लाइक्स, डिसलाइक्स एंड फूड हैबिट्स, एंड हेल्प यू टू मेक द डाइट मोर फ्लेक्सिबल एंड इंटरेस्टिंग। तो फूड मॉडिफिकेशन फूड एक्सचेंज में क्या होता है, सेम न्यूट्रिएंट दिए जाते हैं, तो न्यूट्रिशनल कोई चेंज तो इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें क्या किया जाता है, पर्सन की नीड के हिसाब से, लाइक डिसलाइक के हिसाब से, उसकी फूड हैबिट के हिसाब से उसको खाना दिया जाता है। और इस तरह से आप थोड़ा सा चेंज करके फूड खाने को थोड़ा सा फ्लेक्सिबल भी बना सकते हो। एक तरह का खाना आप रोज़ रोज़ नहीं दोगे, कोई बोर नहीं होगा, और खाना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी लगेगा देखने में। The following food exchange table gives you a fair idea about the exchanges that can be done
among various foods so that the nutrient derived by these food remain the same। तो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है जिसके थ्रू आपको बताया गया है कि कैसे आप फूड एक्सचेंज करोगे जिससे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो सेम सेम मिले, न्यूट्रिएंट्स की मात्रा में कोई चेंज ना हो। तो यहाँ पे सबसे पहले बात हम करेंगे प्रोटीन रिच फूड्स की, कि कौन से फूड हैं जिनको आप प्रोटीन वाले जिनको आप एक्सचेंज कर सकते हो आपस में। तो अगर एक ग्लास मिल्क है तो उसको एक एग से एक्सचेंज किया जा सकता है, और यही बराबर होता है एक कटोरी, एक मीडियम साइज़ कटोरी मीट के भी, और एक बड़ी कटोरी दाल के भी, और एक बड़ी कटोरी दही के भी, और 1/4 कप पनीर के भी बराबर होता है, और यही चीज़ 3 कप बटर मिल्क के भी बराबर होती है। तो अगर हम इन सबको देखें तो इनसे जो न्यूट्रिएंट मिलता है ना वो लगभग क्या है, सेम है, सेम प्रोटीन इन सबसे मिलता है। तो हम प्रोटीन के मामले में अगर हमको प्रोटीन देना है किसी को तो हम इसको एक्सचेंज कर सकते हैं लोगों की लाइक डिसलाइक के हिसाब से, फूड हैबिट्स के हिसाब से। ठीक है, अगर हम सीरियल्स की बात करें, अनाजों की बात करें, तो एक चपाती बराबर होती है एक ब्रेड स्लाइस के, और यही चीज़ बराबर होती है एक आलू के, और आधा कप राइस के, आधा कप दलिया के, 4 सॉल्टेड बिस्किट के, एंड आधा कप नूडल्स के, एक इडली के, और एक प्लेन डोसा, और आधा कप उपमा पोहा। तो ये सारी चीज़ें जो है ना ये बराबर है, इनसे सेम न्यूट्रिएंट मिलता है, तो इनको हम आपस में एक्सचेंज कर सकते हैं। उसी तरह अगर हम फैट की बात करें तो 1 टीस्पून जो बटर है वो बराबर होता है 1 टीस्पून ऑयल के, और 2 टीस्पून मेयोनीज़ के, 4 to 5 पीसेस ऑफ नट्स के, एंड 10 to 12 पीसेस ऑफ पीनट्स के, एंड 5 टीस्पून क्रीम के। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, आपस में बराबर होती हैं, इनको भी हम एक्सचेंज कर सकते हैं। इसके बाद है अ सैम्पल मेन्यू ऑफ अ कॉमन मील। तो कॉमन मील के लिए क्या है सैम्पल मेन्यू, वो यहाँ पे बताया गया है। वाइल प्लानिंग मील्स फॉर डिफरेंट फैमिली मेम्बर कीप इन माइंड द न्यूट्रिएंट कंटेंट ऑफ फूड। तो जब भी आप मील प्लानिंग कर रहे हो फैमिली मेम्बर्स के लिए तो आपको दिमाग में रखना होगा कि जो फूड है उसका न्यूट्रिएंट कंटेंट क्या है, मतलब फूड में कितने न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में पाए जा रहे हैं। यू वॉन्ट दैट द कॉमन मेन्यू शुड बी सर्व टू एवरीवन। आप चाहते हो ना कि आप कॉमन मेन्यू को क्या करो, सबको सर्व कर दो। तो आपको जो कॉमन मेन्यू है ना वो ऐसा बनाना होगा जो सबकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा करता हो। बट दिस डज नॉट वर्क आउट एज द नीड ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स वेरी। तो अगर बहुत ज़्यादा वेरी कर रही हैं इंडिविजुअल्स की नीड, ज़रूरतें, तो फिर आप उस समय पे कॉमन मील सबको नहीं दे सकते, आपको उसको थोड़ा सा बदलना पड़ेगा। One easy way is to start with a sample menu for a healthy adult man engaged in normal activity। तो सबसे पहले आप क्या करो, एक सैम्पल मेन्यू बनाओ ऐसे एडल्ट मैन के लिए जो हेल्दी भी है और नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी करता है। प्लान फॉर 1 person, डिसाइड हाउ मच टू प्रोवाइड एट डिफरेंट मील्स अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट। तो इसके लिए एक पर्सन के लिए आप मील प्लान करो और ये डिसाइड करो कि कैसे आपको डिफरेंट मील देना है उसकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। This becomes the reference menu for different family member according to their specific requirement। और ये जो है ना ये मेन्यू जो आपने एक हेल्दी एडल्ट मैन के लिए बनाया है ये रेफरेंस मेन्यू की तरह काम कर सकता है डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के लिए ही, उनकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो अगर अलग अलग रिक्वायरमेंट है तो इसी जो मेन्यू है, जो सैम्पल मेन्यू आपने बनाया है, इसी में थोड़े से बदलाव करके आप उनको दे सकते हो, इसी का रेफरेंस ले सकते हो। तो सबसे पहले हम मेन्यू बनाएंगे एक एडल्ट मैन या वुमेन के लिए। Here we are presenting sample menus for an adult man and a woman who are engaged in a moderate work। तो अगर साधारण काम कोई कर रहा है, मीडियम लेवल का काम कर रहा है तो, और वो एडल्ट मैन या वुमेन है, तो उसके लिए कैसा मेन्यू होना चाहिए। We will use these reference menus and you can modify them to suit the needs of other member। तो हम इन reference menus को यूज़ करेंगे और फिर आप इसको जो है चेंज कर सकते हो डिफरेंट मेंबर्स की नीड के हिसाब से। तो यहाँ पे टेबल 5.2 दिया है जहाँ पे एक मॉडरेट वर्क करने वाले पर्सन के लिए, एडल्ट मैन और वुमेन के लिए एक मेन्यू बनाया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सुबह से। तो देखो यहाँ पे मील बताई गई है और यहाँ पे मेन्यू है, यहाँ पे बताया गया किसके लिए है, मैन के लिए है और ये वुमेन के लिए है।
तो मील अगर हम अर्ली मॉर्निंग की बात करें तो क्या देना है, हमें चाय देनी है। तो दोनों के लिए, मैन के लिए और वुमेन के लिए, दोनों के लिए एक एक कप चाय। ब्रेकफास्ट में क्या है, आलू पराठा है, स्प्राउटेड पर्ल्स रायता है और बॉइल्ड एग है। ठीक है, तो जो दालें हैं जो कि स्प्राउटेड हो जाती हैं, अंकुरित हो जाती हैं, उनका रायता बनाना है और एक उबला अंडा देना है। तो यहाँ पे पराठा कितना देना है, आलू पराठा 2। जो आपको रायता देना है, पल्स रायता, दालों का रायता, अंकुरित दालों का, वो एक मीडियम कटोरी देना है और एक बॉयल एग देना है। जब हम वुमेन की बात करेंगे तो सेम चीज़ें रहेंगी, बस पराठा आपको 2 से 1 कर देना है। और जब हम लंच की बात करें तो यहाँ पे आपको चपाती देनी है, मेथी आलू वेजिटेबल देना है, उड़द दाल देनी है, सैलड और फ्रूट देना है। तो मैन के लिए क्या है, 4 चपाती, एक स्मॉल कटोरी आपको जो सब्ज़ी है वो देनी है, एक बिग कटोरी दाल देनी है और सैलड हाफ प्लेट देना है, फ्रूट में एक ऑरेंज देना है। अगर हम वुमेन की बात करें तो चपाती की संख्या कम हो जाएगी, 4 से 2 हो जाएगी। बाकी चीज़ों में जो ये वेजिटेबल है ये इनके लिए स्मॉल कटोरी नहीं, मीडियम कटोरी रहेगी। और जो उड़द दाल है वो बिग कटोरी नहीं, ये भी मीडियम कटोरी रहेगी। बाकी सब चीज़ें सेम रहेंगी, हाफ प्लेट सैलड इनको भी चाहिए और एक ऑरेंज इनको भी चाहिए। इवनिंग में सूजी उपमा और चाय बनानी है तो एक बिग कटोरी सूजी उपमा दोनों को चाहिए, मेन को भी वुमेन को भी, और 1 कप चाय दोनों को चाहिए। यहाँ पे चीज़ें बराबर होंगी। जब हम डिनर की बात करें तो यहाँ पे चपाती है, राइस है, राजमा करी है, कॉलीफ्लावर वेजिटेबल है और फ्रूट कस्टर्ड है। तो यहाँ पे चपाती दोनों सेम लेंगे, मेन भी वुमेन भी। राइस की बात करें तो मेन के लिए ये हाफ़ प्लेट होगा और वुमेन के लिए ये क्वार्टर प्लेट होगा। मतलब 1/4 प्लेट वुमेन को लेना है, राइस कम लेना है वुमेन को मेन की अपेक्षा। और राजमा करी की बात करें तो एक बिग कटोरी मेन को लेना है और एक बिग कटोरी ही वुमेन को भी लेना है। कॉलीफ्लावर वेजिटेबल की बात करें, पत्ता गोभी की सब्ज़ी की बात करें तो एक छोटी कटोरी आदमी को भी लेनी है और एक छोटी कटोरी औरत को भी लेनी है। फ्रूट कस्टर्ड की बात करें तो फ्रूट कस्टर्ड 1 मीडियम कटोरी दोनों को लेना है, मेन को भी और वुमेन को भी। तो ये पूरी डाइट है, ब्रेकफास्ट से लेके डिनर तक का सारा डाइट प्लान है। द एनर्जी कंटेंट ऑफ द डाइट फॉर एन एडल्ट वुमेन इज़ नियरली 2/3 of that for an adult man and protein requirement is a little less। तो जब हम कंपेयर करें एक वुमेन और एक मैन की डाइट को, जो दोनों एडल्ट हैं, दोनों की डाइट को, तो जो एनर्जी कंटेंट होता है डाइट का वो वुमेन को 2/3 कम चाहिए होता है मैन की अपेक्षा। ठीक है, मैन से 2/3 जो है कम चाहिए किसको, वुमेन को, एनर्जी। प्रोटीन की रिक्वायरमेंट भी थोड़ी कम होती है वुमेन को मेन की अपेक्षा। बट हर डाइट शुड बी स्लाइटली रिचर इन आयरन एंड विटामिन सी। लेकिन वुमेन की डाइट में जो आयरन और विटामिन सी है ना, ये ज़्यादा होना चाहिए मेन की तुलना में। वी हैव प्रोवाइडेड हर with less of cereals as compared to an adult man so as to decrease the energy content, and she is also given less quantity of pulses in order to reduce the protein content of the diet। तो इसी वजह से आपने देखा ना कि रोटी भी कम दी जा रही है वुमेन को। क्यों दी जा रही है, ताकि सीरियल्स से जो एनर्जी मिल रही है वो भी कम मिले मेन की अपेक्षा, और जो प्रोटीन मिल रहा है, दालें भी कम दी जा रही हैं मेन की अपेक्षा वुमेन को, इसीलिए ताकि प्रोटीन भी थोड़ा सा कम मिले। But to compensate for her vitamin C and iron requirements, she is given more of sprouted pulse raita and methi aloo vegetable as compared to the sample menu for a man। तो इनकी आयरन और विटामिन सी की जो रिक्वायरमेंट्स है उसको पूरा करने के लिए इनको अलग से ज़्यादा स्प्राउटेड रायता दिया जाता है, स्प्राउटेड पल्स का रायता दिया जाता है और मेथी आलू की वेजिटेबल दी जाती है। ठीक है, ये चीज़ इनको मैन से थोड़ी सी ज़्यादा दी जाती है ताकि इनकी जो ज़्यादा रिक्वायरमेंट है विटामिन सी और आयरन की वो पूरी हो पाए। ठीक है, सेकेंड है मॉडिफिकेशन फॉर प्रेग्नेंट वुमेन। तो देखो यहाँ पे हमने क्या किया, हमने एक मेन्यू बनाया नॉर्मल एडल्ट मैन और वुमेन के लिए। अब जो ये वुमेन का मेन्यू है इसमें हम क्या मॉडिफिकेशन करेंगे कि इसको हम प्रेग्नेंट वुमेन को भी दे सकें। You have already learned in the previous lesson that during pregnancy the need of calories, proteins, calcium, iron, vitamins A and vitamin C are increased for the healthy growth
एंड डेवलपमेंट ऑफ फीटस। तो फीटस की मतलब जो घर में बच्चा पल रहा है उसकी डेवलपमेंट के लिए, हेल्दी ग्रोथ के लिए ये सारी चीज़ें प्रेगनेंसी के टाइम पे एक लेडी को दी जाती है। ऑल्सो यू शुड गिव हर मोर ऑफ वाटर एंड फाइबर एज शी में सफ़र फ्रॉम द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो उनको कब्ज़ ना हो इसकी वजह से उनको ज़्यादा पानी और फाइबर भी दिया जाता है। But since she is not able to eat much at a time, you should give her small frequent meals। तो इस वजह से क्या होता है कि देखो जो प्रेगनेंसी के टाइम पे ना औरतें एक बार में ज़्यादा नहीं खा पाती, तो उनको छोटे छोटे टाइम गैप पे उनको कुछ ना कुछ हमको देना पड़ता है। कीपिंग ऑल दिस पॉइंट्स इन द माइंड द मेन्यू हैज़ टू बी मॉडिफाइड। तो ये सारी चीज़ें दिमाग में रख के उनकी रिक्वायरमेंट्स को, उनके खाने की आदतों को, ये सब ध्यान में रख के उनकी डाइट को मॉडिफाई किया जाता है। द कैलोरी रिक्वायरमेंट ऑफ अ प्रेग्नेंट लेडी इज़ 30% लेस दैन दैट ऑफ एन एडल्ट मैन। तो अगर एक एडल्ट मैन की बात करें तो एडल्ट मैन से 30% लेस कैलोरी दी जाती है प्रेग्नेंट लेडी को, क्योंकि इनकी रिक्वायरमेंट ही इतनी होती है। And can be done by reducing the quantity of cereals in her menu as compared to the reference menu। तो इनकी जो सीरियल की क्वांटिटीज़ है ना थोड़ी सी कम कर दी जाती है इनके लिए, क्योंकि इनको थोड़ा सा कम कैलोरी चाहिए होता है। लेकिन इनकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट होती है ना वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। इसी वजह से इनको क्या किया जाता है, प्रोटीन रिच फूड दिया जाता है। द फ्रिक्वेंसी ऑफ मील शुड बी ऑल्सो इंक्रीज एज कम्पेयर टू द सैम्पल मेन्यू। ये तो मैंने पहले भी बताया कि फ्रिक्वेंसी ऑफ मील्स जो है ना वो बढ़ जाती है, मतलब बार बार जल्दी जल्दी इनको खाना देना पड़ता है। तो क्या क्या यहाँ पे देखो, यहाँ पे बताया गया है कि आपको एक प्रेग्नेंट वुमेन से मिलना है और ये एक्टिविटी है जो आपको करनी है। रिकॉर्ड रख रहा है कि क्या उनका नाम है, उनके कितने बच्चे हैं, उनकी एज क्या है और क्या वो खाती हैं, क्या न्यूट्रिएंट उस फूड में प्रेजेंट है जिसको वो खाती हैं, और अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो क्या आप सजेशन दोगे उनको कि आपको क्या खाना चाहिए, क्या इम्प्रूवमेंट अपनी डाइट में करनी चाहिए। थर्ड है मॉडिफिकेशन फॉर लैक्टेटिंग वुमेन। अगर एक लैक्टेटिंग वुमेन है जो कि अपने बच्चों को दूध पिलाती है तो उसके लिए डाइट में क्या मॉडिफिकेशन होने चाहिए। तो देखो आपको पता है कि लैक्टेटिंग मदर जो होती है वो क्या होती है, उसके ऊपर ही उसका पूरा जो बच्चा है वो क्या होता है, रिलाई करता है। मतलब बच्चा पूरी तरह से किस पे डिपेंडेंट है, अपनी मदर पे ही डिपेंडेंट है। मदर से ही उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स पूरी होती है। तो अगर माँ को अच्छे से खाना नहीं मिलेगा तो जो उनका मिल्क का सिक्रेशन है ना वो भी कम हो जाएगा, मतलब दूध उनको कम निकलेगा। हर रिक्वायरमेंट इज़ इवन ग्रेटर दैन दैट ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन। तो इनकी रिक्वायरमेंट्स है ना ये प्रेग्नेंट वुमेन से क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, तो इनकी जब डाइट हम मॉडिफाई करेंगे तो हम इनको एनर्जी रिच फूड भी देंगे, ऐसे फूड भी देंगे जिसमें प्रोटीन भी ज़्यादा हो, कैल्शियम भी ज़्यादा हो, साथ ही साथ विटामिन ए एंड सी भी ज़्यादा हो। तो ये सारी चीज़ें इनको ज़्यादा दी जाएगी नॉर्मल वुमेन की तुलना में, इवन प्रेग्नेंट वुमेन की तुलना में भी। She should be given more of foods like milk, curd, pearls which are rich in protein, calcium and vitamin A। तो इनको दूध से बनी चीज़ें, दालें, ये सारा ज़्यादा देना है ताकि इनकी प्रोटीन, कैल्शियम और विटामिन ए की रिक्वायरमेंट पूरी हो सके। Further, to compensate for her requirements, an additional serving of egg and vitamin A rich food like mangoes are given to her as compared to the sample menu। तो इनको थोड़ा एग भी ज़्यादा देना है, मतलब एग खिलाना है, विटामिन ए रिच फूड खिलाने हैं जैसे मैंगो हो गया, कैरेट हो गया, ताकि इनकी जो विटामिन ए की डिमांड है उसको पूरा किया जा सके। और जो फ्रीक्वेंसी ऑफ मील्स है वो भी यहाँ पे बढ़ जाएगी, क्योंकि इनकी जो नीड है ना वो एक्स्ट्रा हो जाएगी, क्योंकि इनको अपने बच्चे को दूध भी पिलाना है तो उस हिसाब से इनको खाना पड़ेगा। इसके बाद है मॉडिफिकेशन फॉर एन इन्फेंट। अगर एक इन्फेंट है तो उसके लिए क्या डाइट में आप मॉडिफिकेशन करोगे। तो देखो हमें पता है कि 6 महीने तक तो बच्चा अपनी माँ का दूध ही पीता है और उसको माँ का दूध ही दिया जाना चाहिए, क्योंकि माँ के दूध में वो सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट को पूरा कर सकते हैं। और यही चीज़ यहाँ पे लिखी है कि मदर का मिल्क जो है वो सफिशिएंट होता है बच्चे की न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। लेकिन अगर बच्चा 6 महीने का हो गया, उससे ऊपर हो रहा है, तो उसको जैसे जूस, सूप, मिल्क दिया जा सकता है। अगर माँ का मिल्क सिक्रीट नहीं हो रहा तो बाहर से मिल्क, गाय के दूध में थोड़ा सा पानी मिला के दिया जा सकता है। अब अगर तो इस समय पूरा लिक्विड फूड दिया जाता है 6 महीने तक बच्चे को, कोई भी सॉलिड या सेमी सॉलिड फूड नहीं दिया जाता।
और जब बच्चा 6 से 9 महीने का होता है तो यहाँ पे सेमी सॉलिड फूड बच्चे को दिया जाता है, जो पूरी तरह से लिक्विड भी नहीं होता और सॉलिड भी नहीं होता। इसमें दलिया, खीर, मैश्ड बनाना या पोटैटोज़ आप बच्चों को दे सकते हो। फिर जब बच्चा आपका 9 से 12 महीने का हो जाता है तो बच्चे के दाँत भी निकलने लगते हैं। यहाँ पे बच्चा खिचड़ी, एग, चपाती, वेजिटेबल एंड फ्रूट्स हल्के मतलब जो थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में दिए जाते हैं बच्चे को, बच्चा खा सकता है, नरम फ्रूट्स को खा सकता है। You know that by 6 months, infant are put on weaning food टू टेक केयर ऑफ देयर रैपिड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो आपको पता है कि 6 महीने तक बच्चे को माँ के दूध पे ही रखा जाता है, ठीक है। वीनिंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ शिफ्टिंग द चाइल्ड फ्रॉम ब्रेस्ट मिल्क टू अ नॉर्मल हाउस होल्ड डाइट। तो वीनिंग क्या है? वीनिंग एक प्रोसेस है जहाँ पे बच्चे को माँ के दूध से, ब्रेस्ट मिल्क से नॉर्मल हाउस होल्ड डाइट पे लाया जाता है। मतलब माँ के दूध को छुड़वाना और उसको नॉर्मल खाना खिलाना, ये प्रोसेस ही वीनिंग कहलाता है। अ गुड डाइट ड्यूरिंग इन्फेंसी इज़ इम्पॉर्टेंट सिंस द फाउंडेशन ऑफ फ्यूचर हेल्थ इज़ लेड ड्यूरिंग दिस स्टेज। तो इन्फेंसी के टाइम पे गुड डाइट देना बच्चे को ज़रूरी है, क्योंकि आगे फ्यूचर में जो उसकी हेल्थ बनेगी वो यहीं इसी टाइम पे बनना शुरू होएगी। तो ये फाउंडेशन है बच्चे की हेल्थ का। They now need winning foods rich in proteins, विटामिन ए एंड स्पेशली कैल्शियम। तो ये जो विनिंग फूड दिए जाते हैं, मतलब जो ऐसे फूड दिए जाते हैं जो कि बच्चे को माँ के दूध के अलावा दिए जा रहे हैं। माँ का दूध अब बच्चा छोड़ रहा है धीरे धीरे, तो इस समय ऐसे फूड दिए जाते हैं जो जिसमें प्रोटीन ज़्यादा हो, विटामिन ए ज़्यादा हो और कैल्शियम भी ज़्यादा हो। अगर इन्फेंट्स के कैलोरी रिक्वायरमेंट की बात करें तो ये अडल्ट से 1/4 होता है। मतलब अडल्ट को जितना चाहिए उसका 1/4 चाहिए इन्फेंट को। और प्रोटीन की बात करें तो इनको एडल्ट का 1/3 चाहिए। मतलब जितना एडल्ट को दिया जा रहा है उसका 1/3 प्रोटीन इन्फेंट्स को दिया जाएगा। बट दे नीड मोर कैल्शियम दैन एडल्ट। लेकिन छोटे बच्चों को कैल्शियम ज़्यादा चाहिए होता है एडल्ट्स की अपेक्षा, तो इसलिए हम उनको मिल्क, एग, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आदि देते हैं। कीपिंग इन माइंड ऑल दीज फैक्टर्स द सैम्पल मेन्यू कैन बी मॉडिफाइड इन टर्म ऑफ क्वांटिटी, क्वालिटी एंड फ्रीक्वेंसी। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रख के हम सैम्पल मेन्यू को मॉडिफाई कर सकते हैं एक इन्फेंट के लिए भी। फिर है मॉडिफिकेशन फॉर चिल्ड्रन एंड अडोलसेंट्स। तो इनके लिए कैसे मॉडिफिकेशन किया जा सकता है? तो देखो, हमें पता है कि हमें क्या देनी है। एक चाहे किसी भी एज ग्रुप का इंसान हो, उसको हमको एक बैलेंस्ड हेल्दी डाइट देनी है। तो इस वजह से एज ग्रुप के हिसाब से हम कैसे इसको करेंगे, कैसे हेल्दी डाइट प्लान करेंगे, वो यहाँ पे बताया गया है। तो देखो, यहाँ पे प्री स्कूलर्स, स्कूल गोइंग चिल्ड्रन और एडोलसेंट्स तीनों के लिए बताया गया है कि क्या क्या न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट होती हैं इन तीनों की। तो अगर हम प्री स्कूलर्स की बात करें तो इनको हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन डाइट चाहिए होती है, और ऐसी डाइट चाहिए होती है जिसमें कैल्शियम भी ज़्यादा हो और विटामिन ए भी ज़्यादा हो, ठीक है। लेकिन जब हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करेंगे तो इनको भी हाई कैलोरी, हाई प्रोटीन चाहिए, लेकिन इनको विटामिन एंड मिनरल्स ज़्यादा चाहिए, ठीक है। इनको कैल्शियम खाली बस नहीं चाहिए या विटामिन ए नहीं चाहिए, इनको लगभग लगभग सारे मिनरल्स और विटामिन्स चाहिए। उसके बाद जब हम एडोलसेंस की बात करें तो इनको भी ज़्यादा कैलोरी, ज़्यादा प्रोटीन चाहिए और कैल्शियम और आयरन वाली डाइट इनको चाहिए जिसमें ज़्यादा कैल्शियम और ज़्यादा आयरन हो। फिर और क्या बताया गया है प्री स्कूलर्स के लिए? देखो, इनको किन कैसा देना है, माइल्डली फ्लेवर्ड एंड लेस स्पाइसी फूड्स टू बी गिवन। तो ऐसा फूड होना चाहिए जो फ्लेवर्ड हो, जिसमें टेस्ट हो, लेकिन मसाले जो है ना वो कम हो, ठीक है। और साथ ही साथ इनको हैंडी फिगर फूड्स और देने चाहिए। मतलब कि ऐसे फूड्स जो देने चाहिए जो वो हाथ से आराम से खा पाए, ठीक है, ज़्यादा परेशान ना हो। जैसे कि फ्रेंच फ्राइज़ हो गया, सैंडविचेस हो गए, वेजिटेबल रोल्स हो गए, स्टफ्ड पराठा हो गए। तो ये सब आराम से उनको रोल बना के दे दिया जाएगा ना तो वो खा लेंगे। फ्रेंच फ्राइज़ भी उठा उठा के खा लेंगे। तो हाथ और फिंगर का यूज़ करके बच्चे आराम से खा लें, ऐसा डाइट उनको देना चाहिए। फूड शुड नीदर टू बी टू हॉट और टू कोल्ड फॉर द चाइल्ड टू हैंडल। तो बच्चा बहुत इस समय छोटा है, तो खाना जो है ना ज़्यादा ठंडा होना चाहिए ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद जब हम स्कूल गोइंग चिल्ड्रन की बात करेंगे तो यहाँ तक तो हमने देख लिया था। अब देखो, इनको जो है एनर्जी रिच फूड देना है
और क्यों देना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ करते हैं। आपने देखा है स्कूल गोइंग बच्चा जो होता है बहुत ज़्यादा फिजिकली एक्टिव होता है, बहुत सारे खेल वगैरह खेलता रहता है, घर पे भी और स्कूल में भी। तो इसी वजह से इसको जो है एनर्जी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। इनको हम टिफ़िन्स भी देते हैं। तो यहाँ पे देखो टिफ़िन में कुछ ऐसा देना चाहिए जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, जिसमें लगभग लगभग सारे न्यूट्रिएंट्स हो, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी बच्चा स्कूल जाने में जनरली ब्रेकफास्ट को छोड़ देता है, स्किप कर देता है। तो टिफ़िन कैसा होना चाहिए जो कि टेस्टी भी हो और साथ ही साथ न्यूट्रिशियस भी हो, तो ऐसा टिफ़िन बच्चे को देना चाहिए। इसके बाद जब हम एडोलसेंस की बात करेंगे, तो ये तो हमने पढ़ा कि इनको हाई कैलोरी हाई प्रोटीन देना है, इनको कैल्शियम और आयरन भी ज़्यादा देना है। अडोलसेंस में बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ रहे होते हैं और उन चेंजेस की वजह से इनकी न्यूट्रिशनल डिमांड जो होती है ना वो बढ़ जाती है। तो उनको पूरा करने वाला फूड हमको इनको देना चाहिए। न्यूट्रिशियस फास्ट फूड एंड स्नैक्स शुड बी प्लान्ड। तो इनको ऐसा खाना देना चाहिए जो देखने में भी अच्छा हो, टेस्ट में भी अच्छा हो। तो इसीलिए इनको फास्ट फूड जो दिए जा रहे हैं वो न्यूट्रिशियस होने चाहिए, स्नैक्स भी इनके न्यूट्रिशियस होने चाहिए। पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंसेस अफेक्ट फूड इनटेक, इट मस्ट बी केप्ट इन माइंड वाइल प्लानिंग। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि इस एज में बच्चों का जो पीयर ग्रुप होता है ना वो इनको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है और इनके फूड इनटेक को भी प्रभावित करता है। तो ये चीज़ को ध्यान में रख के ही बच्चे के लिए डाइट प्लान की जानी चाहिए। उसको ऐसा खाना देना चाहिए जो उसके ग्रुप में सारे बच्चे पसंद करें, जो बच्चे कहें टिफ़िन देख के कि वाह क्या खाना दिया है आपकी मम्मी ने। तो ऐसा खाना दिया जाना चाहिए बच्चे को, ठीक है। क्योंकि अगर आप उनको रोज़ एक जैसा खाना दोगे तो फिर पीयर प्रेशर में आके हो सकता है वो खाना खाना ही छोड़ दें, आपका टिफ़िन वैसे का वैसा घर आए। स्टार्विंग, क्रैश डाइटिंग, इरेटिक ईटिंग हैबिट्स मस्ट बी डिस्करेज्ड। तो बच्चे जो दिन भर भूखा रह जाते हैं या डाइटिंग के चक्कर में भूखा रह जाते हैं और उनकी जो ईटिंग हैबिट होती है बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, तो इन सब चीज़ों को डिस्करेज करना चाहिए। मतलब इन सब चीज़ों को करने से बच्चों को मना करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए और उनको घर पे बना खाना देना चाहिए। ऐसा खाना देना चाहिए जिससे उनको टेस्ट भी मिले, देखने में भी उनका खाना अच्छा लगे, ठीक है, और न्यूट्रिशियस भी हो। तो ये हमने डाइट प्लान पढ़ा किसके लिए, स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, प्री स्कूलर्स के लिए, साथ ही साथ एडोलसेंट्स के लिए। इसके बाद हमारा है मॉडिफिकेशन फॉर ओल्ड पीपल। ओल्ड पीपल के लिए क्या मॉडिफिकेशन करोगे। देखो आपको पता है बहुत सारे फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे होते हैं ओल्ड एज में, जिसकी वजह से न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट भी क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती हैं। देखो इनको हमको एनर्जी कम देनी है, फैट भी कम देना है। क्यों, क्योंकि ये फिजिकल वर्क तो उतना ज़्यादा करते नहीं हैं, लेकिन इनको हमको प्रोटीन और जो भी अदर न्यूट्रिएंट्स है जैसे विटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गए, ये ज़्यादा देने हैं। मतलब ज़्यादा नहीं देने, उतने ही देने हैं जितने हम एक एडल्ट मैन को देते हैं। क्यों, क्योंकि अभी भी भाई इनकी बॉडी में जो है टूट फूट तो हो ही रही है ना, तो उससे लड़ने के लिए इनको विटामिन और मिनरल्स की ज़रूरत तो है ही। दे नीड लॉट्स ऑफ वाटर एंड फाइबर टू चेक द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन। तो इस समय कॉन्स्टिपेशन कब्ज़ वाली समस्या बहुत ज़्यादा होती है बूढ़े लोगों में, तो इनको बहुत ज़्यादा पानी चाहिए, इनको फाइबर भी देना चाहिए। ऑल्सो यू नो दैट दे मे सफ़र फ्रॉम चिविंग प्रॉब्लम, सो गिव देम सॉफ्ट एंड वेल कुक्ड फूड। और इनको इस समय च्युइंग प्रॉब्लम भी हो सकती है। क्यों, क्योंकि इस समय जो बूढ़े लोग होते हैं उनके दांत गिरने लगते हैं, तो इनको ऐसा खाना देना चाहिए जो सॉफ्ट हो, अच्छी तरह से पका हो। नाउ यू हैव लर्नड हाउ टू अडॉप्ट द सेम मेन्यू फॉर वेरियस फैमिली मेम्बर्स अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट्स। तो अब आप समझ गए होंगे कि जो सेम मेन्यू है उसको डिफरेंट फैमिली मेम्बर्स के अकॉर्डिंग कैसे आपको चेंज करना है। इट ऑल्सो सेव्स टाइम एंड एफर्ट्स एंड मेक्स प्लानिंग सिंपल। तो इससे आपका टाइम भी बचेगा, आपकी मेहनत भी बचेगी और प्लानिंग थोड़ी सी सिंपल हो जाएगी। अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं और इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नीड फॉर स्पेशल डाइट। स्पेशल डाइट की ज़रूरत क्यों होती है, तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आई होप जो भी हमने आज पढ़ा वो सब आपको समझ में आया हो। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में पूछ भी लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।